चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक 90 साल लंबे संघर्ष के सफर पर। ये कहानी है कि कैसे एक विशाल साम्राज्य का सबसे कीमती हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी की सुबह तक। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये भारत की आत्मा के बनने की कहानी है। और अगर इस पूरे आंदोलन की जिद और जुनून को एक लाइन में समझना हो तो बाल गंगाधर तिलक के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के दिलों में जल रही आग की आवाज थी, जिसने इस आंदोलन को कभी बुझने नहीं दिया। ये वाकई में इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में से एक है, एक गुलाम देश का अपनी किस्मत खुद लिखने तक का सफर। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अलग अलग कोनों में उठी विद्रोह की छोटी छोटी चिंगारियां एक संगठित जन संघर्ष की आग में बदल गईं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। इसे महाविद्रोह भी कहते हैं और स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी। यही वो पहली सबसे जोरदार चिंगारी थी जिसने आज़ादी की लंबी लड़ाई का आगाज किया। तो सवाल ये है कि ये विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सालों का गुस्सा इकट्ठा हो रहा था। राजनीतिक तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, मतलब राजाओं को बच्चा गोद लेने से रोकना और उनके राज को हड़प लेना, ये सब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्थिक रूप से देश के छोटे मोटे उद्योग तबाह हो गए थे और किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था। और फिर वो आखिरी चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस की, जिसने सैनिकों के धर्म और स्वाभिमान पर सीधी चोट की। सब कुछ मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार हो चुका था। हाँ, ये सच है कि ये विद्रोह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक साथ एकता नहीं थी, नेताओं के बीच तालमेल की कमी थी और ये कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गया। लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और यहीं से सही मायनों में एक राष्ट्र होने की भावना ने जन्म लेना शुरू किया। तो अब लड़ाई के मैदान से थोड़ा हटकर विचारों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एक नई सोच और चेतना से भी लड़ी जा रही थी। इस नई सोच को जगाने में राजा राम मोहन रॉय जैसे महान सुधारकों और ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सिर्फ सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर किया कि एक भारतीय होने का मतलब क्या है, और बस इसी सवाल से संगठित राष्ट्रवाद की बुनियाद पड़ी। अब जब सोच बदल रही थी तो उसे एक आवाज देने के लिए एक मंच भी तो चाहिए था, है ना? और यही कहानी में एंट्री होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, एक ऐसा संगठन जिसका सफर अर्जियों से शुरू होकर हक की मांगों तक पहुंचा। शुरू में, मतलब 1885 में बनने के बाद पहले 20 साल तक कांग्रेस का तरीका काफी नरम था। इसे उदारवादी चरण कहते हैं। इसके नेता चिट्ठियां और याचिकाएं देकर सुधार की मांग करते थे। लेकिन फिर आया साल 1905 और अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। उनकी बांटो और राज करो की नीति ने सबको ये समझा दिया कि सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलने वाला। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये बदलाव था क्या? इसे ऐसे समझिए। एक तरफ थे उदारवादी, जो शांतिपूर्ण तरीकों से सिस्टम के अंदर सुधार चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश न्याय पर थोड़ा भरोसा था। और दूसरी तरफ थे उग्रवादी, जिनका लक्ष्य साफ था, स्वराज यानी अपना राज। उनका तरीका था स्वदेशी अपनाना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। उन्हें ब्रिटिश न्याय पर नहीं, बल्कि देश की जनता की ताकत पर भरोसा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। महात्मा गांधी का भारत आगमन। उनके आने के बाद आजादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकलकर देश के गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच गई। ये एक सच्चे जन आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ चुपचाप मार खाना या अहिंसा नहीं थी, ये एक नैतिक ताकत थी। इसका मकसद दुश्मन को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को झकझोरकर उसे सही और गलत का एहसास दिलाना था। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन के 3 बड़े पड़ाव थे और हर पड़ाव पहले से ज्यादा बड़ा और असरदार था। पहला था असहयोग आंदोलन, जिसमें पूरे देश ने अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और दफ्तरों का बहिष्कार किया। फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी पहचान बना दांडी मार्च, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा गूंजा। ये आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान। तो इस दौर का सबसे बड़ा नतीजा क्या था? यही कि अब आज़ादी की लड़ाई कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही थी। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, देश का हर तबका, हर इंसान अब इस लड़ाई का सिपाही बन चुका था। आज़ादी अब सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि पूरे देश का सपना बन गई थी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। मंजिल करीब थी, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल और दर्दनाक होने वाला था। आज़ादी सामने दिख रही थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी थी, और वो कीमत थी विभाजन। जैसे जैसे आज़ादी पास आ रही थी, ये सवाल बड़ा हो रहा था कि आज़ाद भारत होगा कैसा। नेहरू जी एक समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। अंग्रेजों ने भी कैबिनेट मिशन योजना से एक संयुक्त भारत बनाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और अंत में माउंटबेटन योजना के तहत आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे की कीमत पर। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। 90 साल के लंबे, अनगिनत कुर्बानियों से भरे संघर्ष के बाद भारत की आज़ादी का सूरज उगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज़ादी तो मिल गई, पर इस लंबे संघर्ष ने हमें विरासत में क्या दिया? वो कौन सी नींव थी जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है? तो आखिर हम इस पूरे संघर्ष से क्या सीखते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं थी, इसे कमाया गया था। दूसरी बात, ये कामयाबी किसी एक इंसान की नहीं थी, ये सही विचारधारा, दमदार नेतृत्व और करोड़ों लोगों की भागीदारी का नतीजा थी। और सबसे अहम, आज हम जिस लोकतंत्र, जिस संविधान और जिस धर्मनिरपेक्ष भारत पर गर्व करते हैं, उसकी बुनियाद इसी 90 साल के संघर्ष में रखी गई थी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे 90 साल की इस लंबी लड़ाई ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो शक्ल दी जिसमें हम आज रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आज और हमारे आने वाले कल दोनों को रास्ता दिखाता है।